नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे से लौट आए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे से लौटे तो दिल्ली से कुछ तोहफे तो कुछ आश्वासन लेकर लौटे हैं सीएम धामी। अब पैरोकारी करने की बारी नौकरशाहों की, सीएम धामी का कहना। तो संचार और सड़क नेटवर्क के प्रस्तावों पर भी मंजूरी मिल चुकी है। तो संचार और सड़क नेटवर्क के प्रस्तावों पर मोहर लग गई है, मंजूरी मिल गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर थे और अब दिल्ली से वो लौट आए हैं। तो दिल्ली से कुछ तोहफे लेकर तो कुछ आश्वासन लेकर लौटे हैं सीएम धामी। तो अब पैरोकारी करने की बारी नौकरशाहों की। तो सीएम धामी का कहना, संचार और सड़क नेटवर्क के प्रस्तावों पर मंजूरी मिल चुकी है। तो दिल्ली दौरे पर थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आज दिल्ली से वापस लौट आए हैं वो। तो दिल्ली से कुछ तोहफे तो कुछ आश्वासन लेकर पहुंचे हैं सीएम धामी। तो अब पैरोकारी करने की बारी नौकरशाहों की। सीएम धामी का कहना कि अब जो पैरोकारी होगी वो नौकरशाहों से होगी। तो सीएम धामी ने कहा है तो संचार और सड़क नेटवर्क के प्रस्तावों पर भी मंजूरी मिल चुकी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। तो वहीं कई बड़े मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई थी, जिस दौरान उन्होंने कई मुद्दे उनके सामने रखे थे। तो उत्तराखंड से जुड़े कई मुद्दे उन्होंने उनके सामने रखे। तो वहीं अब उनकी वापसी हो चुकी है दिल्ली से। तो दिल्ली से कुछ तोहफे तो कुछ आश्वासन लेकर लौटे हैं सीएम धामी। तो संचार और सड़क नेटवर्क के प्रस्तावों पर मंजूरी मिल चुकी है। तो सीएम धामी गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। तो वहीं नितिन गडकरी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो अब संचार और सड़क नेटवर्क के प्रस्तावों पर उन्हें मंजूरी मिल चुकी है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली दौरे से वापसी हो चुकी है। तो कई तोहफे और कई आश्वासन लेकर लौटे हैं सीएम धामी। बिल्कुल, देखिए बबीता, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 2 दिनों से दिल्ली दौरे पर थे, बकायदा जो है उन्होंने खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। योजना और नीति आयोग में जो उनकी बातचीत हुई, बकायदा जो बैठक हुई, उसमें तमाम जो मुद्दे हैं राज्य से जुड़े हुए उन पर जो चर्चा हुई। बकायदा जो ऑल वेदर रोड है उसका काम समय से पूरा हो सके, इसको लेकर बकायदा नितिन गडकरी जी ने जो आश्वासन दिया है उससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है ऑल वेदर रोड पूरी कर ली जाएगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से राज्य में सड़कों का जाल बिछ रहा है, उससे कहीं ना कहीं राज्य के लोगों को भी फायदा पहुंच रहा है। और जो तमाम नए प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री की नितिन गडकरी के साथ गहन चर्चा भी हुई और ये आश्वासन भी मिला है कि 2023 अप्रैल तक जो है तमाम योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए केंद्र सरकार से जो मदद मिलेगी उसका राज्य सरकार भरपूर लाभ उठा पाएगी। जी तो सौरभ, क्या वो तोहफे हैं, कौन से वो बड़े तोहफे हैं जो वो अपने प्रदेश भर के लोगों के लिए लेके आए हैं? देखिए, पहले से ऑल वेदर रोड का काम जो है गतिमान है। इसके साथ ही जो देहरादून दिल्ली हाईवे है उसको जो है पुनर्निर्माण होना है। बकायदा जो नया हाईवे, ग्रीन हाईवे, जिसको निकाले जाने की बात कही जा रही थी, जिसके बाद जो है देहरादून से दिल्ली तक की दूरी महज जो 2 घंटे हो जाएगी। तो इन तमाम बड़े प्रोजेक्टों को लेकर मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी से बातचीत की है, मुलाकात की है। इसके साथ ही जो कोटद्वार दिल्ली हाईवे है उस पर जो है बातचीत हुई है। इसके साथ ही रुद्रपुर दिल्ली हाईवे है। इन तमाम हाईवेज को लेकर जो है नितिन गडकरी से बात हुई है और बकायदा उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द इन हाईवे पे काम शुरू करते हुए इनको जो है धरातल पर लाने का काम केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग के बाद किया जाएगा। तो सौरभ, क्या कहा जाए, सिर्फ सड़कों को लेकर ही बातचीत हुई है या कई और ऐसे मुद्दे थे जो बड़े मुद्दे थे उत्तराखंड में, उनको लेकर भी बातचीत की गई है बाकी मंत्रियों से, जैसे कि शिक्षा, कृषि और भी कई ऐसे मुद्दे हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि नितिन गडकरी से खासकर जो है महत्वपूर्ण मुलाकात थी। नीति आयोग में जो एक बैठक थी उसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की। उन्होंने जो है राज्य की कृषि नीति को लेकर जो है बात की। इसके साथ ही जो है टूरिज्म को किस तरीके से बढ़ाया जाए इस पर जो है चर्चा हुई है। इसके साथ ही
जो उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं राज्य में किस तरीके से स्थापित होंगे, इनको लेकर जो चर्चा की गई है। बाकायदा केंद्र ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया और ये माना जा रहा है कि 2023 तक जो तमाम ऐसी योजनाएं धरातल पर दिखाई भी देंगी, जिनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री और तमाम जो है नेताओं से मुलाकात की गई। जी सौरभ, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद उन्होंने एक बयान दिया है कि अब पैरोकारी करने की बारी नौकरशाहों की, तो इस बयान को क्या समझा जाए? देखिए, बिल्कुल जो है अमूमन देखा जाता है कि अफसरशाही जो है सिर्फ सारी चीजें सरकार के यानी कि मंत्रियों पर और जो मुख्यमंत्री पर छोड़ देते हैं, खुद जो है फॉलो अप नहीं करते हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री ने ये इशारा जरूर किया है कि फॉलो अप करना अधिकारियों का काम है। वो भारत सरकार के मंत्रालयों में बाकायदा जो सेक्रेटरीट में जो है बातचीत करते रहें, जिससे जो है तमाम योजनाओं का फीडबैक भी मिले और उस पर काम भी हो सके। अगर फीडबैक बेहतर होगा तो जाहिर सी बात है सरकार के स्तर से केंद्र सरकार को बार बार जो इस बात के लिए बताया जा सकेगा कितना बजट अवमुक्त हुआ है, किस तरीके से हमारे द्वारा काम किया जा रहा है और भविष्य में किस तरीके से आगे की योजना है। तो इन तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों को अपनी जो भूमिका है वो बेहतर भूमिका निभानी होगी। जी सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो वहीं देहरादून से दूसरी बड़ी खबर, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। तो देहरादून से बड़ी खबर, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगाई। तो आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा देने से पहले शासन को भेजा था भर्तियां रोकने का पत्र। तो 3 लाख युवाओं को है भर्ती परीक्षाओं का इंतजार। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और पटवारी भर्ती, लेखपाल भर्ती और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, इनके साथ ही 4200 पदों पर होनी है। 8 भर्तियों पर इन सभी पर रोक लगा दी गई है। तो वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, ऊर्जा निगम में आवेदन प्रक्रिया भी पूरी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सेवा चयन आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विवादों से घिरे UPSSC के मामले में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि अगर बेहतर तरीके से नियुक्तियां होंगी, परीक्षा होगी, तो जाहिर सी बात है कि युवा बेरोजगारों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन इस तरीके के आरोप लगने के बाद से ही सरकार खुद सख्ते में है और बाकायदा अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि फिलहाल जो सभी भर्तियों पर रोक लगा दी जाए। रोक तब तक लगी रहेगी जब तक जो है जांच पूरी नहीं हो जाती। बाकायदा जो है तमाम भर्तियों के मामले में सरकार पर बाकायदा आरोप लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा सत्र के दौरान इस पूरे मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद जो है सरकार के द्वारा जांच के निर्देश दिए थे और जांच में कई जो है बड़े खुलासे भी हुए। 90 लाख रुपए से ज्यादा जो है STF के द्वारा उन घपलेबाजों से जो है बरामद कर लिए गए। इसके साथ ही 13 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे भी ये बताया जा रहा है कि इस मामले से जुड़े कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। कई सफेद पोश और कई जो ब्यूरोक्रेट भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इस चीज का अंदेशा जताया जा रहा है। तो तब तक जो है ये जांच चलती रहेगी, तब तक जो है फिलहाल कोई भी प्रकार की। तो सौरभ, क्या कहा जाए, युवाओं को कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि युवा कड़ी मशक्कत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद इस परीक्षाओं में बैठते हैं, अब कितना लंबा उनके लिए इंतजार होने वाला है? बिल्कुल, देखिए जो काबिलियत रखते हैं उन लोगों को इंतजार जरूर करना हो, क्योंकि कई भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले इसमें सामने आए थे। पेपर लीक हुआ था, उन लोगों को जो है नौकरी मिली थी जो लोग जो काबिलियत ही नहीं रखते थे। अब लिहाजा जो उस पूरे मामले को लेकर सरकार जो है बिल्कुल सचेत दिखाई दे रही है, गंभीर दिखाई दे रही है और STF को बाकायदा ये निर्देश है कि जल्द से जल्द जांच पूरी करते हुए उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाए जिनके द्वारा इस पूरे जो मास्टरमाइंड गेम को जो है प्लान किया था और जिसके द्वारा जो पेपर लीक किया गया था। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि महज होमगार्ड और चंद जो है छोटे मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई करके इसको ये नहीं कहा जा सकता कि इनके द्वारा जो है पूरा ये खेल रचा गया था, ये चक्रव्यूह रचा गया था। लेकिन अब ये जरूर कहा जा रहा है कि कई बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, कई बड़े ब्यूरोक्रेट इसमें शामिल हो सकते हैं। तो लिहाजा इनकी जांच गंभीरता से होती है और गंभीरता से जांच होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि और कितना इंतजार इनको करना पड़ेगा। जी तो सौरभ, एक बड़ा सवाल ये भी बनता है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष ने जब इस्तीफा दिया तो उससे पहले शासन को उन्होंने भर्तियां रोकने का पत्र भी भेजा था। तो क्यों ये पत्र भेजा गया? क्या वो पहले से ही जानते थे कि इसमें लापरवाही हुई है? कि उनको कई चीजों का जो है पहले से ही जानकारियां थी, उसको लेकर जो है मीडिया में खुलकर बोल नहीं पा रहे थे। लिहाजा जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया उन्होंने तमाम चीजों के खुलासे किए और उन्होंने ये जरूर कहा कि सरकार के स्तर पर जांच हो रही है, मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। सरकार को आगे इस पूरे मामले की और गंभीरता से जांच करनी होगी, जिसके बाद जो और कई बड़े खुलासे हो सकेंगे। यानी कि उनको पहले से इस बात का जो आभास है कि अगर मामले खुलते हैं तो जाहिर सी बात है कि कई बड़े सफेदपोश भी इसके घेरे में आएंगे और कई जो बेरोजगार युवा जो लगातार जो इस UPSSC पर आरोप लगा रहे थे कि इनके द्वारा
राज्य में भर्ती प्रक्रिया में गोलमाल किया गया है, तो वो तमाम चीजों का खुलासा क्योंकि भी हो सौरभ, सकेगा। आपकी जी। तरफ से कहा जा रहा था कि कई बड़े नाम जो है सामने आ सकते हैं, तो क्या अभी तक कोई बड़े नाम सामने आए हैं, क्योंकि जांच चल रही है? तो सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गालीबाज श्रीकांत त्यागी मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई, गालीबाज श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नोएडा पुलिस ने त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। 48 घंटों का समय मांगा गया था, लेकिन पुलिस के हाथ फिर भी खाली थे। लेकिन अब बड़ी खबर, श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नोएडा पुलिस ने त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। तो 3 लोगों के साथ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो 4 दिनों से त्यागी फरार चल रहा था। तो श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। तो अब मेरठ से उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इसी के साथ ही 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोगों के साथ श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी मेरठ से। तो श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम भी रखा गया था। थोड़ी ही देर में नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तो कई सवालों के घेरे में नोएडा पुलिस थी। नोएडा पुलिस की कार्रवाई कई बड़े सवालों में आ गई थी। कई सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई थी और इसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। यूपी एसटीएफ भी उत्तराखंड में, क्योंकि उनकी लोकेशन ट्रेस की गई थी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ उत्तराखंड में लगातार दबिश दे रही थी, लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा था। लेकिन अब पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 25,000 का इनाम भी श्रीकांत त्यागी पर घोषित किया गया था। तो थोड़ी ही देर में नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो श्रीकांत त्यागी को आखिरकार पकड़ लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। श्रीकांत त्यागी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर कब उनकी गिरफ्तारी होगी, कहां है श्रीकांत त्यागी। इतनी टीमें लगाने के बाद भी क्यों पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहे हैं श्रीकांत त्यागी। तो अब श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा पुलिस ने त्यागी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। तो 3 लोगों के साथ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और 4 दिन हो गए थे जब श्रीकांत त्यागी लगातार फरार चल रहा था। तो पूछताछ लगातार जारी थी। श्रीकांत त्यागी के करीबियों से, उनके परिवारजनों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई भी थी, सवालों के घेरे में पुलिस की वर्दी। तो 3 लोगों के साथ अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ से उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो वही कुछ ही देर में अब नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। तो 4 दिनों से श्रीकांत त्यागी फरार चल रहा था। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, सभी को इंतजार था कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी कब होगी और अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं मेरठ से। जी बिल्कुल, आपको बता दें मेरठ से इनकी गिरफ्तारी की गई है। जो सूत्र बताते हैं उनका कहना है कि एक सफेद पोस्ट के साथ ही आया था और इसकी गिरफ्तारी कर ली गई और ये भागने के फिराक में था। सर्विलांस के माध्यम से इसकी गिरफ्तारी हुई है। लगातार ये लोकेशन बदल बदल कर राज्य भर में टहल रहा था। और आपको बता दें एक जो नंबर था ऋषिकेश, जिसपे इस पे लगातार बात हो रही थी, उसी को सर्विलांस लगाने पर पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जो हमारे सूत्र बताते हैं। अब आपको बता दें इसको जल्द नोएडा ले जाया जाएगा। नोएडा पुलिस कॉन्फ्रेंस करेगी, नोएडा कमिश्नरेट में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन कई सवाल होंगे अब नोएडा पुलिस से। अब देखिए किस तरीके से जवाब देते हैं। आपको बता दें लखनऊ में सीएम इस मामले को लेकर काफी नाराज है। आप आने वाले समय में नोएडा में कुछ बदलाव देखेंगी, जो कमिश्नरेट में आपको इसको बदलाव दिखेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस करते हैं, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें चाहे अपराधियों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उस पर जो कमिश्नरेट पुलिस थी वो पूरी तरीके से फेल दिखी है। तो कहीं ना कहीं आपको जल्द ही बदलाव दिखेंगे बच्चा। और कहीं ना कहीं इस समय की ये ताजा अपडेट ये है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, एक सिद्धार्थ, 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। कौन ये 3 लोग थे? उनके परिवार के ही लोग थे, उनके दोस्त थे, या कौन ये लोग थे जिनको और गिरफ्तार किया गया है? 3 लोग इसमें और शामिल थे।
देखिए 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात हो रही, लेकिन अभी ये नहीं पता लग पा रहा है कि कौन है। पुलिस कुछ बताने को नहीं तैयार है, मेरठ एसपी कुछ बोलने को नहीं तैयार है। हाँ, इस समय ताजा अपडेट ये है कि एसटीएफ नोएडा जो है वो उसको उनको लेकर मेरठ से नोएडा के लिए निकल चुके हैं। नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और अब देखना ये क्या जवाब देते हैं नोएडा के सीपी जो है। तो कहीं ना कहीं ये इतनी राहत भरी खबर है नोएडा कमिश्नरेट पुलिस के लिए कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो सिद्धार्थ, क्या कहा जाए, कितना मुश्किल होने वाला है श्रीकांत त्यागी के लिए आगे का रास्ता? देखिए काफी मुश्किलें होंगी। जिस तरीके से आपको बता दें, आज उसकी जो अवैध संपत्ति थी उसकी भी पूरी तरीके से मूल्यांकन कर लिया, कितने की संपत्ति है, अवैध कब्जे से लेकर पेपर सब निकाल लिए गए हैं। और एक चीज आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो नोएडा अथॉरिटी की जो सीईओ थी, नोएडा अथॉरिटी के जो अफसर हैं, उनके लिए भी परेशानी होने वाली है। मुख्यमंत्री उसके लिए काफी नाराज है। तब 2019 में जब नोटिस दे दिया गया था तो अभी तक कार्रवाई नहीं क्यों की गई थी, ये बड़ा सवाल उठता है। तो अब कहीं ना कहीं चाहे पुलिस हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, चाहे अफसर हो, नोएडा अथॉरिटी के सबके लिए मुश्किल समय होगा और जवाब देना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर काफी नाराज है। और जो एक चीज मुख्यमंत्री ने लगातार, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था पर हमेशा वो सख्त रहते हैं, और चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो या किसी अन्य पार्टी का, इस मामले में जीरो टॉलरेंस है। ये लगातार पहले दिन से सरकार बनी थी तब से सबको बता दिया गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही दिखी, कमिश्नरेट पुलिस की लापरवाही दिखी, और जिस तरीके से आलोक सिंह जो सीपी हैं उनके लिए भी मुश्किल होगी। आज देखिए वो किस तरीके से जवाब देते हैं और क्या बताते हैं। तो सिद्धार्थ, मेरठ से उनकी गिरफ्तारी हुई है, मेरठ से कहां से उनकी गिरफ्तारी हुई है, किसने उन्हें सूचना दी है पुलिस को, क्या मुखबिर से उन्हें सूचना मिली है, किस तरह से ये धरपकड़ की गई है? देखिए जो हमारे सूत्र बताते हैं उनका कहना है कि ऋषिकेश का एक नंबर था, उस पर जब उसकी आखिरी बार लोकेशन ट्रेस की गई थी ऋषिकेश, उसी नंबर पर लगातार इनकी बात हो रही थी, नंबर बदल बदल कर। इसी सर्विलांस के माध्यम से ही गिरफ्तारी हुई, जो हमारे सूत्र बताते हैं। देखिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पुलिस बगता, तब जाकर सब कुछ क्लियर होगा, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबको इंतजार है। देखना यह है पुलिस कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कब वो नोएडा लेके पहुंचते। हाँ, और आपको बता दें जो मेरठ से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मेरठ के जो एसपी है वो इस मामले में कुछ बोलने को नहीं तैयार है। हाँ, बस उनको इतना कहना है कि मुझे जानकारी है, ऐसा सुनने में आया है। तो कहीं ना कहीं कोई पुलिस अधिकारी अभी इस पर बयान नहीं दे रहा है। सिद्धार्थ, पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर तो सवाल खड़े हुए हैं, साथ ही साथ सवाल ये भी खड़ा होता है क्योंकि राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे, कौन उनकी मदद कर रहा था, कौन उन्हें शय दे रहा था, इसको लेकर आपको कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? पुलिस से आपकी कोई बातचीत हुई है इसको लेकर? देखिए बंता, इस सब चीजों की जांच होगी। जितने नंबर पर बात हुई, किन किन लोग बात कर रहे थे, कौन कौन इसके मददगार थे, कौन सफेद पोश इसकी मदद कर रहा था, हर चीज की जांच होगी। हर चीज के लिए पुलिस पूरी तरीके से अब किसी भी तरीके से सरकार से लेकर। चलिए सिद्धार्थ, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है और देखना होगा कि नोएडा पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही देहरादून से बड़ी खबर, यूपीसीएल के दफ्तरों में औचक ऑडिट होगा। तो यूपीसीएल के दफ्तरों में औचक ऑडिट किया जाएगा, तो डिवीजनों के ऑफिस में होगा ये औचक ऑडिट। तो 3-3 महीने के कामों का औचक ऑडिट किया जाएगा। तो गदरपुर सब डिवीजन में बिल भुगतान गबन के बाद निर्देश जारी किए गए हैं। तो यूपीसीएल में जो है अब ऑडिट किया जाएगा, तो औचक ऑडिट किया जाएगा। तो बिल भुगतान गबन के बाद इस निर्देश को जारी किया गया है। 2 साल में हर खरीद की, हर रसीद की जांच की जाएगी। तो बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। तो यूपीसीएल के दफ्तरों में भी औचक ऑडिट किया जाएगा। तो डिवीजनों के ऑफिस में यह औचक ऑडिट किया जाएगा। 3-3 महीने के कामों का औचक ऑडिट लिया जाएगा। और गदरपुर सब डिवीजन में बिल भुगतान गबन के बाद ये निर्देश जारी किए गए थे, क्योंकि लगातार बिल भुगतान गबन की खबरें सामने आ रही थी, जिससे कई बिजली विभागों पर भी सवाल खड़े हो गए थे। और अब बड़ा फैसला लेते हुए औचक ऑडिट की बात की गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, औचक ऑडिट की बात हुई है यूपीसीएल के दफ्तरों में।
तो देखिए, क्योंकि राज्य में लगातार जो है ऊर्जा निगम घाटे की ओर दिखाई दे रहा है, तमाम तरीके के आरोप भी लग रहे हैं, जिसको लेकर औचक ऑडिट की बात सामने आ रही है। बकायदा ये कहा जा रहा है कि यूपीसीएल में आखिरकार किस तरीके से काम होता रहा है, क्योंकि तमाम अधिकारियों की मिलीभगत के चलते अब ये माना जा रहा है कि विभाग को नुकसान हुआ है, लिहाजा इस नुकसान की भरपाई किस तरीके से होगी, इन तमाम चीजों को देखा जाएगा। क्योंकि सभी विभागों के लगातार ऑडिट तो चल रहे हैं, लेकिन औचक ऑडिट एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार औचक ऑडिट की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जो है अधिकारी यूपीसीएल पर विश्वास नहीं कर पाए। क्योंकि लगातार अधिकारियों ने ये जरूर कहा कि ऊर्जा निगम जो है घाटे में चल रहा है, इसको बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार को जो है पहल करनी पड़ेगी, जिससे जो तमाम सरकारी दफ्तरों के द्वारा जो भुगतान होना है वो समय से हो सके, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। लिहाजा इसको देखते हुए अब जो है औचक ऑडिट करवाने की बात सामने आ रही है, जिससे पता चल सके कि आखिरकार इन तमाम सालों में जो है विभाग के द्वारा किस तरीके का काम किया गया और कितना जो है धन दुरुपयोग हुआ या सरकार के जो है खाते में जमा हुआ। जी, तो सौरभ, क्या कहा जाए, हर 3-3 महीने के कामों में ये औचक ऑडिट किया जाएगा? देखिए, फिलहाल जो है ये पूरे साल के लिए एक ऑडिट हो रहा है, जिसमें जो है कहा जा रहा है कि जो कैग की रिपोर्ट तैयार होनी है, इसके लिहाज से जो इसको माना जा रहा है। लिहाजा अभी जो है 3-3 महीने का तमाम विभागों में होना है, लेकिन ऊर्जा निगम से इसकी शुरुआत हुई है। वो यूपीसीएल में जो है शुरुआती दौर में ये ऑडिट होना है, जिससे कई जो है परतें खुलती हुई दिखाई देंगी कि आखिरकार अन्य विभागों में भी क्या इसकी आवश्यकता है, या फिलहाल जो है यूपीसीएल में ये ऑडिट चलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित प्रभात फेरी मुख्यमंत्री ने शिरकत करते हुए स्कूली बच्चों की हौसला अफजाई की है। तो सीएम ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए तैयार है। आज स्कूली बच्चों के द्वारा जिस तरह से कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया गया, उससे ये पता चलता है कि हर घर तिरंगा अभियान के साथ किस कदर लोग जुड़े हुए हैं। तो देहरादून से ये खबर है, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो सीएम धामी ने कार्यक्रम में भी शिरकत की है। स्कूली बच्चों के साथ सीएम धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। तो उन्होंने कहा है कि बच्चों का उन्होंने हौसला बढ़ाया सीएम धामी ने, और साथ ही कहा कि इससे पता चलता है कि लोग कितने ज्यादा इस महोत्सव में, इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसके बाद आज़ादी का अमृत काल मनाया जाएगा और हम सब लोग जो है आज़ादी के अमृत काल के लिए तैयार होंगे, नई पीढ़ी को तैयार करेंगे। हमारी नई पीढ़ी हमारे आज़ादी के उन अमर बलिदानियों का वो संघर्ष, उनकी स्मृतियां अपने जहन में रखे और देश के अंदर एक आने वाले 25 सालों का वातावरण तैयार हो, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका आह्वान किया है। उस दिशा में उत्तराखंड राज्य हमारा बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ से स्वतंत्रता के आंदोलन में हो या देश की सीमाओं की रक्षा के जितने भी कार्यक्रम हो, जितने भी आह्वान हो, उन सब में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। इसलिए 9 अगस्त 1942 की अगस्त क्रांति और भारत छोड़ो आंदोलन की भी आज वर्षगांठ है। इस पर आज यहाँ से वहीं प्रदेश में सोमवार को लोक निर्माण विभाग की कुल 59 सड़कें बंद हुई हैं, तो जबकि 39 मार्ग एक दिन पहले ही बंद हो गया था। इस तरह कुल मिलाकर 98 बंद मार्गों में से 25 मार्गों को सोमवार को खोल दिया गया, जबकि 73 मार्ग अभी भी बंद है, जिसमें से 9 राज्य मार्ग, 7 मुख्य जिला मार्ग, 3 बाकी जिला मार्ग और 54 ग्रामीण सड़कें बंद की गई हैं। तो लगातार बारिश के चलते और मलबा गिरने के कारण जो है सड़कें बाधित हो गई हैं। तो पीडब्ल्यूडी की कुल मिलाकर 59 सड़कें बंद हो गई हैं। तो 39 मार्ग एक ही दिन पहले बंद हो गया था। तो कुल मिलाकर 98 मार्गों में से 25 मार्ग खोले जा चुके हैं, जबकि 73 मार्ग अभी भी बंद है। इस समय बंद सड़कों को खोलने के लिए हम लोगों ने एक कार्य योजना हम लोगों की बनाई गई है और उस कार्य योजना के अनुसार हमारे जहाँ हमारे जो ब्लैक स्पॉट, जो हमारे स्लाइड जोन है, उनको हमने चिन्हित कर दिया है। जिन सड़कों पर ज़्यादा स्लिप आते हैं उन सड़कों को हमने चिन्हित कर दिया है और ऐसे स्थानों को चिन्हित करने के पश्चात जगह जगह हमने उनके एक सेंटर बना रखे हैं। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारे जो 5 डिवीज़न है यहाँ पे, चाहे हमारे कालसी डिवीज़न है, चक्रोता डिवीज़न है, निर्माण खंड देहरादून है, प्रांतिक खंड देहरादून है, अस्थायी खंड ऋषिकेश है, तो अगर टोटल
जनपद के हिसाब से देखें तो इस समय हमारे 37 इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।